गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? फिट? बिल्कुल। चलो, आज बेटा हम लोग इनकम टैक्स की इंट्रोडक्शन क्लास है, जो कि मेरा लेक्चर नंबर 1 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ, एक मिनट, इसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। ठीक, चलिए फटाफट से आ जाइए। पहली क्लास में बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया, ठीक, बट उतना अच्छा रिस्पांस नहीं हुआ। बीकॉम सेकेंड ईयर में लगभग 100 बच्चों ने लगभग कॉस्ट अकाउंटिंग की मेरी क्लास, पहली क्लास लगभग 100 बच्चों से ज़्यादा लोगों ने देखा, बट आपकी सिलेबस वाली क्लास ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा। तो आई होप ये क्लास आप ज़्यादा लोग देखोगे। और मैं एक प्रॉमिस आपसे करता हूँ, बहुत बड़ी प्रॉमिस तो नहीं कर रहा हूँ, 2 कमिटमेंट मैं आपसे कर रहा हूँ। पहला कमिटमेंट, एक मिनट, ओके, थैंक यू। सॉरी बेटा, जैसा कि आप जानते हैं मेरी आदत है चाय कॉफ़ी पीने की। जो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे उनको ये मालूम होगा, ठीक है। 2 मिनट बस बात कर लें, फिर टॉपिक पे आ जाएंगे। यहाँ पे बेटा कोई बकैती नहीं करते, पूरे टाइम केवल पढ़ाने की बात करते हैं, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे बता दूं बेटा। पहली बात कि जो लोग बार बार कमेंट में पूछ रहे हैं नोट्स कैसे मिलेगा, मैं यहाँ का इलाहाबाद का इकलौता ऐसा बंदा हूँ जो आप सिक्के से कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आप एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने के विदिन 10-15 डेज में आप तक स्टडी मटेरियल पहुँच जाएगा। बिहाइंड दिस रीज़न कि जब आपको PDF भी रहेगा, ऐप पे PDF भी रहेगा, लेकिन जैसे हम बोलें कि भैया क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो आप PDF देखिएगा कि वीडियो देखिएगा। तो इस वजह से हम स्टडी मटेरियल भेज रहे हैं, उसका कोई भी चार्ज हम नहीं ले रहे हैं, ठीक। आप लोग शायद मेरे बारे में जानते हो, वो फीस में इंक्लूडेड है, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़, क्वालिटी जो है लेक्चर की वो बनी रहेगी, ठीक है। आप भाई, हो सकता है मैं बहुत लोगों को पसंद ना आऊँ, हर किसी की टीचिंग स्टाइल अलग होती है, बट जो मैं कंटेंट दूंगा वो अच्छा रहेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कंटेंट ज़रूर देखिए। हाँ, आप किसी द्वेष में, नफ़रत में डिसलाइक कर दें, बट कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा, कोई चिरकुटाई नहीं होगी, ठीक है, इलाहाबादी लैंग्वेज में, ठीक। तो नाउ स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। जो आज की क्लास है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बैकग्राउंड बता दूं मैं आपको। बैकग्राउंड, पहला जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ लॉ, लॉ कैसे बनता है। दूसरा जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे बेटा मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। नहीं, पहले हिस्ट्री पढ़ लेते हैं।
हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स, और तीसरा जो है वो है बेटा मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। कोशिश रहेगी कि ये चीज़ें हम आपको आज के आज फिनिश कर दें। अगर बेटा ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो कुछ बातें कल के लिए रख लेंगे, नहीं आज ये बातें हम ख़त्म कर देंगे। फॉर्मेशन ऑफ लॉ, लॉ बनता कैसे है? सर पढ़ा आप इनकम टैक्स रहे हैं और बात कर रहे हैं लॉ का, ठीक। अच्छा, हमने कहा बेटा सुन तो लो, तुम भी कॉफ़ी चाय साथ में लेके बैठ सकते हो कंपनी देने के लिए, ठीक है। और बेटा आप लोग अनावश्यक कमेंट ना करिए, बस हाय हेलो, ठीक है, कहीं दिक्कत है तो बता दीजिए, वीडियो प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। और जो लोग मेरे को स्मार्ट बोल रहे हैं, बेटा इतना दौड़ा के मारूंगा, ये शक्ल स्मार्ट लग रही है तुमको, बाल देख रहे हो कहाँ से कहाँ हो गए, तो मज़े ना लो यार, ठीक है। और मेरी उम्र हो चुकी है, 50+ हूँ, ठीक है। आप लोगों के पिताजी में से 2-4 साल छोटे ही होंगे, बता दे रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा बड़ी बात ना बोलूँ, ठीक। सुनो, अच्छा भैया सर आप लॉ की बात क्यों कर रहे हैं? पहला टॉपिक शुरू कर ले, फॉर्मेशन ऑफ लॉ। आप लॉ की बात क्यों कर रहे हैं? एक बात बताओ बेटा, इनकम टैक्स का पूरा नाम सुने कि नहीं सुने? पहले पूरा नाम बता देते हैं आपको। ये है इनकम टैक्स एंड लॉ। केवल इनकम टैक्स नहीं है, ये क्या है? लॉ है। क्या है? लॉ है। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको ये बताना चाहूँगा कि लॉ का क्रिएशन कैसे होता है, कोई भी एक्ट कैसे बनता है, ठीक ठीक ठीक। तो बेटा आपके जो आपका अभी लिखना नहीं है, हम बताएंगे, ये लिख लिए होंगे, हाँ सर ये लिख लिए हैं। तो बैकग्राउंड ऑफ इनकम टैक्स, इसमें बेटा हमारा जो इनकम टैक्स है वो 4 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। बहुत प्यारी बात बता रहे हैं। पहला जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, नहीं लिखना है अभी। दूसरा है इनकम टैक्स रूल 1962। बहुत से लोगों को ये डिफरेंस ही नहीं मालूम है कि एक्ट में क्या डिफरेंस होता है और रूल में क्या डिफरेंस होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तीसरी बात बेटा, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। चौथी बात, जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन, ये 4 पिलर हैं जिसके बेसिस पे हमारा इनकम टैक्स टिका हुआ है। ये 4 पिलर हैं, इन्हीं पिलर को पहले समझ लीजिए, फिर हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स, फिर हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। तब आपका चैप्टर में पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा कि एक्चुअल में ये चैप्टर है क्या, ठीक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये इनकम टैक्स एक्ट क्या है और कैसे बना। बेटा हमारे इंडिया में, अच्छा लिखिए मत, अभी हम आपको लिखने का टाइम दे देंगे, ठीक है। हमारे इंडिया में कोई भी एक्ट
अथवा लॉ बनाने का जो राइट है वो हमारी पार्लियामेंट को है। किसको बेटा? हमारी पार्लियामेंट को है। हमारे यहाँ जो भी राइट्स हैं लॉ बनाने का, एक्ट बनाने का, वो पार्लियामेंट को है। ठीक, पार्लियामेंट के बेटा हमारे पास दो प्रारूप हैं। एक बेटा अपर हाउस है जिसको बेटा राज्यसभा कहते हैं, एक बेटा लोअर हाउस है। सुनते जाइए हमारे देश में लॉ कैसे बनता है। अपर हाउस का नाम मैंने बताया बेटा, इसका नाम क्या है? राज्यसभा। इसका नाम है लोकसभा। यहां पे बेटा आपको मालूम होगा डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। यहां पे क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। यहां पे बेटा एमएलसी, एमएलए और लोअर हाउसेस के मेंबर मिलके अपर हाउस के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। ये बातें जानते रहिए, यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। ठीक, अच्छा ठीक, चलिए, तो बेटा यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। अब बेटा अगर मुझे कोई लॉ बनाना है, जैसे कि मान लीजिए हमें इनकम टैक्स एक्ट बनाना है 1961, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे इनकम टैक्स बिल 1961। जैसे हमको जीएसटी लाना था तो 1 जुलाई 2018 एग्जैक्टली कब आया था बेटा? 18 में आया था, 18 में या 17 में, कुछ ऐसे आया था। 17 में नहीं आया था, 18 में ही आया था, जो भी होगा एग्जैक्टली मैं भूल गया हूँ। तो अगर 1 जुलाई से पहले देखेंगे तो जीएसटी बिल लिखा होगा, जीएसटी बिल लिखा होगा। ठीक है, जीएसटी एक्ट कब बना? 1 जुलाई के बाद। तो जैसे अगर किसी भी एक्ट को बनाना है, जैसे आपने बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972, सॉरी 1872, मैं पता नहीं क्यों ईयर मेरे को भूल रहा है यार, सॉरी। ठीक, आपने पढ़ा होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जब ये बना होगा तो वहां पे सेल्स ऑफ गुड्स बिल लिखा होगा। तो कोई भी, जैसे पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं, तो जब पार्टनरशिप बना होगा तो पहले बिल बना होगा, ड्राफ्ट बनता है। वो ड्राफ्ट कौन बनाता है बेटा? उस फील्ड की एक्सपर्ट कमेटी उस ड्राफ्ट को क्रिएट करती है। क्लास थोड़ी बड़ी है बट जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग भी है। ठीक, तो बेटा जब हमको इनकम टैक्स एक्ट बनाना था तो हमने उसके जो एक्सपर्ट कमेटी थे इनकम टैक्स के, उन्होंने एक बिल ड्राफ्ट किया। अब वो बिल बेटा सबसे पहले लोअर हाउसेस में जाएगा। अगर वहां से बेटा पास हो गया तो फिर अपर हाउस में जाएगा। सीक्वेंस देखिएगा, कुछ बिल ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट अपर हाउस में जाते हैं। एक इंडियन होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते इतनी चीज़ों का ज्ञान तो आपके पास होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो थोड़ी सी शर्म की बात है। ठीक, कुछ बिल ऐसे होते हैं, बिल भी दो तरीके के होते हैं, एक मनी बिल होता है, एक अदर बिल होता है, तो मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाता हूँ। तो कुछ बिल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट अपर हाउस में भी लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स हम मानते हैं पहले कहाँ गया? लोअर हाउस में, लोकसभा में, वहाँ पास हो गया। फिर कहाँ गया? राज्यसभा में, वहाँ पास हो गया। फिर इसके बाद बेटा किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट इस पे अपनी एसेंट सहमति दे देते हैं, एसेंट सहमति दे देते हैं, तब ये जो इनकम टैक्स है बिल वो बन जाता है इनकम टैक्स
एक्ट 1961। ये प्रोसेस होता है इंडिया में कोई भी लॉ बनाने का। पहले लोअर हाउसेस, फिर अपर हाउसेस, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सॉरी अभी तो एसेंट, प्रेसिडेंट अपनी सहमति दे दिए तो फिर वो इनकम टैक्स बिल जो क्या बन गया बेटा, इनकम टैक्स एक्ट। ठीक, अब बात करते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में, आगे बढ़ सकते हैं। ओके बेटा, ओके। इनकम टैक्स बिल 1961 को लोअर हाउसेस में दिया, अपर हाउसेस में दिया, फिर प्रेसिडेंट के पास पहुंचा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर मान लीजिए, मेरे स्टूडेंट मानते बहुत हैं, उन्होंने कहा सर मान लीजिए कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने मना कर दिया। पहले तो कभी ऐसा होता नहीं है, कभी ऐसा होता नहीं कि प्रेसिडेंट रिफ्यूज़ कर दे बिल, क्योंकि जो पार्टी होती है वो पार्टी अपना ही प्रेसिडेंट बनाती है, ये आपको मालूम होगा। फिर भी मान लो अगर प्रेसिडेंट मना कर देता है तो फिर ये वापस से चला जाएगा हाउसेज में, और वहाँ पे प्रेसिडेंट कहेंगे भाई मुझे इन चीज़ों पे प्रॉब्लम है, आप इसको कंसीडर कर लीजिए, फिर मेरे पास लाइए तो हम पास कर देंगे। प्रेसिडेंट ये कर सकते हैं। फिर वो लेके आए प्रेसिडेंट के पास, और फिर प्रेसिडेंट को समझ में नहीं आया और उन्होंने मना कर दिया, तो वो बिल डायरेक्ट हाउसेज से पास हो जाएगा, वो फिर प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा ही नहीं। प्रेसिडेंट्स के पास कोई भी बिल मैक्सिमम 2 बार आएगा, उससे ज़्यादा बिल इनके पास आएगा नहीं। अच्छा, ऐसा करने वाले कौन है? अभी हमारे जो सबसे लोकप्रिय प्रेसिडेंट रहे इंडिया के, कहते हैं जनता के राष्ट्रपति थे वो, नाम तो आप समझ ही गए होंगे, अबुल पाकीर ज़ैनुल आबदीन डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने बिल को रिफ्यूज़ किया था। और उनके बाद मुझे नहीं लगता किस बिल को रिफ्यूज़ किया था, कांग्रेस गवर्नमेंट थी कौन सी, वो सब छोड़ दीजिए, उन्होंने बिल को रिफ्यूज़ किया था। बाकी बेसिकली कोई प्रेसिडेंट ऐसा करता नहीं है, और APJ अब्दुल कलाम की तरह भारत को प्रेसिडेंट अब मिलेगा भी नहीं। ये मेरी खुद की राय है, आपकी राय क्या है मुझे नहीं मालूम, ठीक है। मैं अपने लाइफ में किसी को आइडियल नहीं मानता, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था कि अगर आइडियल मानना है तो अपने अच्छी चीज़ों को मानिए, खुद की अच्छी चीज़ों को, ठीक। अगर अच्छा सोचना है तो खुद के बारे में सोचिए। कहते हैं ना कि आप जब आपके पास कुछ होगा तभी किसी को दे पाएंगे, जब खुद से प्यार करेंगे तो प्यार दे पाएंगे। खुद को तो प्यार करते नहीं, पूरी दुनिया को कर लेते हैं, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, ठीक। तो लेकिन हम अपने लाइफ में अब्दुल कलाम साहब को थोड़ा सा आइडियल मानते हैं अपना, और किसी को, उनके अलावा और किसी को नहीं मानते। एक मूवी भी है मैं कलाम हूँ, एक छोटे से बच्चे की मूवी है, देखिएगा बहुत पसंद आएगी। हालांकि आप छिछोरे देख सकते हैं ये नहीं देख सकते, सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। तो किसी भी समराइज करते हैं, एक्ट को बनाने के लिए उसका बिल ड्राफ्ट करना पड़ता है, और उस बिल को फिर हम लोअर हाउसेस, अपर हाउसेस, फिर प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, फिर वो बिल क्या बनता है, एक्ट बनता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब कुछ बच्चों के माइंड में ये होगा कि सर स्टेट में भी तो बनता होगा। हाँ, तो स्टेट का भी प्रोसीजर, जैसे यूपी है तो यूपी में विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं, तो फिर वैसे ही जैसे कोई बिल ड्राफ्ट होगा तो विधानसभा, फिर विधान परिषद, फिर यहाँ पे गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर अपनी एसेंट दे देते हैं, तो फिर वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। देखो, देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट। राज्य का पहला नागरिक जो होता है वो आपका गवर्नर होता है, और राज्यपाल जिसको बोलते हैं। शहर, सिटी का जो पहला नागरिक होते हैं वो मेयर होते हैं, ठीक है। तो ये पहले नागरिक, जैसे आप सिटी में भी देखते होंगे तो सिटी में भी जो है हाउसेस होते हैं जिसमें बिल पास होता है, तो उसका जो बिल पास एक्ट बनता है वो बनता है यहाँ के मेयर के एसेंट से, सहमति से। तो हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है। इनकम टैक्स आप पढ़ लेंगे, लेकिन इनकम टैक्स लॉ मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक।
तो बेटा हमने पहली चीज कंप्लीट की कि लॉ बनता कैसे है। ठीक, अब आप इसको नोट कर लीजिए, हमारा ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। लिखते जाइए, लिखिए, लिखेंगे आप, नहीं लिखेंगे तो आपको पाप लगेगा। मनोज, मनोज, मैं ये मान रहा हूं कि आप लोग नोट कर रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो आपने पहली बात हमारी कंप्लीट हो गई बेटा, और वो बात ये थी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का क्रिएशन कैसे हुआ। ठीक, अब बेटा मैं यहीं पे कुछ बातें बता देना चाहता हूं आपको। ये रूल क्या होता है? जैसे बेटा एक छोटी सी बात हम आपको बता दें, बहुत, ये सारे लाइट बंद कर दीजिए, सारे लाइट जो अनावश्यक जल रहे हैं उधर। ठीक है, एक मिनट बेटा, एक मिनट। सुनेगा, जैसे बेटा रूल क्या होता है? बेटा एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल बनाना पड़ता है। इंप्लीमेंट करने के लिए रूल बनाना पड़ता है। एक्ट को कहते हैं, इसको एप्लीकेबल करने के लिए रूल बनाना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जो लोग मास्क पहन के नहीं निकलेंगे उनको फाइन लगेगा। फाइन कितना लगेगा, ये हमारी जो यहाँ की लोकल अथॉरिटी है, जैसे हमारे जो डीएम साहब हैं, जो आईएएस हैं, जिनको लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है, प्रशासनिक पद पे जो होते हैं, वो तय करते हैं कि हम कितना फाइन लेंगे। उसी तरीके से बेटा इनकम टैक्स में पार्लियामेंट में बस ये हो जाता है, जैसे कि एक छोटी सी बात हम बताएं कि पार्लियामेंट में ये बात हो गई कि भाई, जैसे कि एक सिंपल सी बात, एचआरए, अभी आप नाम नहीं सुने हैं, बस मैं एग्जांपल लेने के लिए समझा रहा हूं। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। उन्होंने बोला कि ये एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट का मतलब मैं बता दूं, टैक्स फ्री। अभी कुछ वर्ड आएंगे, आप परेशान मत होइए, नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं। पार्लियामेंट में रूल बन गया कि ये टैक्स फ्री होगा, बट कितना होगा, कैसे होगा, ये कहां पे दिया रहेगा बेटा? रूल में। रूल कौन बनाता है? लेजिस्लेचर बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बनाते हैं। ये फर्क होता है। एक्ट जो होता है वो पार्लियामेंट में बनता है। एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए रूल बनाए जाते हैं, गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रूल बनाए जाते हैं। रूल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का वर्क है, और जो एक्ट है वो आपको पार्लियामेंट से बन के आता है। तो देख रहे हैं फर्क, देखिए एक्ट और रूल का। बेटा मैं वादा करता हूँ, बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, इनकम टैक्स में मैं 2.5
250 से कम का मैं आपको सेक्शन 250 तो नहीं बोल सकता, हाँ 100 से 150 सेक्शन में रटा दूंगा, सेक्शन सब सेक्शन, ये आप इतना मान लीजिए। 250 थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है, बट 100 से 150 के बीच में मैं आपको करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, अब सर इस सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन क्या होता है, मजा आ रहा होगा आपको, आई होप। व्हाट इज सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन? सुनिए, मान लीजिए सरकार ने कोई चेंज कर दिया, जैसे सरकार ने कहा कि अब जो है सपोज दैट कि 5 लाख रुपए तक के इनकम पे डिडक्शन आप ले भी सकते हैं, डिडक्शन नहीं भी मिल सकता, या टैक्स नहीं देना है, सपोज दैट ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। अब हमारे इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, तो गवर्नमेंट अगर कोई एक्ट बनाती है, कोई रूल बनाती है, तो कोई चेंज करती है, जैसे जो भी चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं, अकाउंटिंग लॉ के लैंग्वेज में उसको अमेंडमेंट बोलते हैं, अमेंडमेंट, चेंजेस बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? चेंजेस। तो सरकार अगर कोई चेंज करती है लॉ में, तो वो संदेश 130 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचेगा? घर घर जाके बताएंगे, तब तक फिर चेंज हो जाएगा। तो सरकार की एक ऑफिशियल बुकलेट आती है, बुक आती है, जिसको गैजेट ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गैजेट ऑफ इंडिया। ये सरकार की, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वो होती है, पुस्तक होती है, जिसमें जो भी चेंजेस होता है वो सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन के नाम से होता है। और जैसे ही सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन गैजेट ऑफ इंडिया में लॉन्च होता है, पब्लिश होता है, गवर्नमेंट मान लेती है कि जो हमने चेंजेस किया है वो पब्लिक तक पहुंच गए। पब्लिक को नहीं पता है, लेकिन सरकार ने बता दिया कि हम जो भी चेंजेस करेंगे वो कहाँ पे करेंगे बेटा? गैजेट ऑफ इंडिया में करेंगे, वहाँ पे आप पढ़ लीजिए। और उसी को किस नाम से देते हैं बेटा? सर्कुलर और नोटिफिकेशन। जब आप इनकम टैक्स की बुक लेंगे, तो इनकम टैक्स की बुक में जो नीचे का होता है, बॉटम जो होता है, वहाँ पे सर्कुलर और नोटिफिकेशन जैसी कई चीज़ें मिलेंगी। तो सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन का मतलब कि अमेंडमेंट हुआ है, चेंज हुआ है। और इनकम टैक्स में बेटा हर साल चेंज होता है। फैब में जैसे ही बजट लॉन्च होता है, वैसे ही इनकम टैक्स के स्लैब्स, इनकम टैक्स की सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसीलिए इनकम टैक्स की किताब हर साल लगती है, तो उसको कहते हैं सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। जो भी चेंजेस होता है उसको कहते हैं सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। तो देखिए सीक्वेंस क्या रहा? एक्ट रहा, रूल रहा, तब जाके क्या बना? सर्कुलर और नोटिफिकेशन। अब बेटा चौथा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और पूरे ईमानदारी, और आप देख रहे होंगे कि वही ऊर्जा, वही एनर्जी है जो क्लास में होती है। और बेटा पिछले मार्च से लेके आज जुलाई हो गया, करीब 150-180 वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पे दिखेंगे। क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक? बस थोड़ा सा आपका साथ चाहिए, थोड़ा सा मुझे हाईलाइट कर दीजिए, एहसान आपका ज़िंदगी भर याद रखेंगे। चौथे पे आ जाइए बेटा, जुडिशियल डिसीजन। बेटा कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। अक्सर हम लॉ में लूप होल्स ढूंढ लेते हैं, उस लॉ के लूप होल्स का फायदा उठा के हम टैक्स को बचा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? टैक्स को बचा लेते हैं। तो कभी कभी उसमें गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। और जब बेटा डिस्प्यूट हो जाता है, तो डिस्प्यूट के केस में आप कहाँ जाते हो? कोर्ट में। कहाँ पे जाते हो? कोर्ट में। भाई अगर अगल बगल वाले से डिस्प्यूट होगा तो तमंचा दिखा के, कट्टा दिखा के मामला शांत कर लेंगे। अब गवर्नमेंट से डिस्प्यूट होगा तो कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, ठीक? तो कोर्ट जो डिसीजन देता है, उसी डिसीजन के थ्रू वो चीज़ मान्य होता है।
जैसे आपने पार्टनरशिप में एक सबसे इंटरेस्टिंग रूल पढ़ा होगा, गार्नम बनाम मरे वर्सेस अरे भूल गए, मरे वर्सेस गार्नर करके है ना एक, तो वो जुडिशियल डिसीजन आया था। वैसे ही जुडिशियल डिसीजन यहाँ पे भी आएगा। अगर कहीं पे कन्फ्लिक्ट है तब वहाँ पे एक्ट लागू नहीं होगा, तब वहाँ पे क्या लागू होगा? जुडिशियल डिसीजन। उस क्लॉज में जहाँ पे डिस्प्यूट है, सारे इनकम टैक्स में नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। सुनिए, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा, जिस एक्ट में पर्टिकुलर, जिस सेक्शन में, सेक्शन के जिस पैराग्राफ में डिस्प्यूट होगा, उसमें जो कोर्ट निर्णय देगी, जो हमारी जुडिशरी है जो डिसीजन देगी, उस डिसीजन के बेसिस पे ही उसका सेटलमेंट होगा। तब वहाँ पे एक्ट की बातें नहीं मानी जाएंगी, तब वहाँ जो कोर्ट डिसीजन देगा उसी डिसीजन को माना जाएगा। ठीक, हम सारी बातें बताएंगे। आपके इनकम टैक्स के बुक में ये चारों चीज़ें मिलेंगी। अफसोस की बात कि वो चार चीज़ें आपको रिकॉग्नाइज करते करते आपका बीकॉम थर्ड ईयर बीत जाता है, अफसोस। एनीवे, नाउ पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ द इनकम टैक्स, कि इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, जुडिशियल डिसीजन। ओके, ठीक। अरे हमको तो लगा कि हम बहुत जल्दी पढ़ा देंगे यार, हमको नहीं लग रहा है बहुत जल्दी पढ़ा देंगे। ले भैया, आधे घंटे बीत गया एक छोटे से टॉपिक में। ठीक, अब यहीं पे हम कुछ बातें और आपको बता देना चाहते हैं। सर बताइए, आप बताइए सर। हमने कहा बिल्कुल बेटा, ये देखें, किसी भी एक्ट का, कोई भी एक्ट हो, उसके दो सेक्शन हमेशा कॉमन होते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 और सेक्शन 2, किसी भी एक्ट के दो सेक्शन कॉमन होते हैं। एक सेक्शन 1 कॉमन होता है और एक सेक्शन 2 कॉमन होता है। से कोई भी एक्ट, बेसिकली सेक्शन 1 मिलता नहीं। सेक्शन 1 में क्या होता है? एरिया होता है, और एप्लीकेबल और नेम। सेक्शन 1 में सबसे पहले नाम होता है। जैसे आप जब पैदा होते हैं तो आपका नाम होता है। जैसे शिवांग पैदा हुआ तो शिवांग का नाम था शिवांग। आयुषी जब पैदा हुई तो आयुषी का क्या नाम हुआ? आयुषी। ठीक। आस्था जब पैदा हुई तो आस्था का क्या नाम था? आस्था। शिवम जायसवाल जब पैदा हुए तो उनका नाम था शिवम। वो बाद में हमने उनका नामकरण भैया जी कर दिया। ठीक है, तो वो बात की बात है। ठीक, तो जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसका नाम होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो उसका नाम होता है। एप्लीकेबल, वो कब एप्लीकेबल हुआ था? तो बेटा ये एप्लीकेबल हुआ था 1962 से। कब एप्लीकेबल हुआ था? 1962 से। इसका एरिया बेटा पहले जब 370 था कश्मीर में, अब तो हट गया, 370 हटा दिया गया, तो पहले ऐसे लिखा जाता था, पहले इनकम टैक्स में ऐसे लिखा जाता था, होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। मैंने क्लास में कई बार इस पे कमेंट भी किया है कि ये इंक्लूडिंग लिखने का क्या मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अंग नहीं है। इंक्लूडिंग, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो वहां पे एक्सक्लूडिंग वर्ड है।
ठीक। तो ये जो एरिया बना वो हमको लगता है जम्मू एंड कश्मीर की वजह से बना 370। अब 370 हट गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं, होल इंडिया वो इंडिया का एक, भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। तो सेक्शन 1 में बेटा कोई भी एक्ट का सेक्शन 1 3 बातें बताता है, एरिया, नेम, एप्लीकेबल, ये बेसिकली आपको मिलता नहीं। सेक्शन 2 सारे डिफिनीशन चाहे जिस एक्ट के हों आप देखो सेक्शन 2 में मिलेंगे। चले जाओ आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2E, 2H, 2A, 2B सारे मिलेंगे वहीं पे सेक्शन। ठीक, क्लियर है। तो किसी भी एक्ट के 2 सेक्शन कॉमन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सही है बेटा, लिख रहे हैं? सर आपने मना किया था, लिख लो भैया प्लीज, जल्दी से लिख लो, तेरे बिना। लिख लिए? अच्छा मेरे बच्चे 2 ही चीज़ जानते हैं, एक सेक्शन एक सब सेक्शन। मैं आपको बताऊं कि किसी भी एक्ट को डिफाइन करने के लिए 6 चीज़ें होती हैं। एक होता है सेक्शन, एक होता है सब सेक्शन, एक होता है क्लॉज, एक होता है सब क्लॉज, एक होता है पैराग्राफ, सब पैराग्राफ। तो किसी एक अब हम लोग, जैसे मैं भी पढ़ता था तो मेरे को सेक्शन सब सेक्शन 2 ही चीज मालूम होता, क्लॉज की बात तो कोई करता ही नहीं था। फिर जब बाद में पता चला कि भैया सेक्शन भी होता है, सब सेक्शन भी होता है, क्लॉज भी होता है, सब क्लॉज होता है, पैराग्राफ भी होता है। अब जैसे मैंने ये लिख दिया बेटा 231A, चलो मान लो रोमन का 4 लिख दिया। अब इसको पढ़ के बताइए, पढ़ ही नहीं पाता कोई। तो एक्चुअल प्रॉब्लम समझ रहे हैं? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हाँ वो होना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ओके, तो पहला कंप्लीट हुआ क्या? फॉर्मेशन ऑफ लॉ। दूसरे पे आते हैं हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। ठीक, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स पहले मेरे साथ लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि सबसे पहले कौन लेके आया था, कौन लेके आया था। ठीक, लिखिए बेटा,
हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स के दो पार्ट, एक था बेटा प्री इंडिपेंडेंस, हिंदी स्वतंत्रता के पहले, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात। ठीक, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस में बेटा सबसे पहले हमारे इंडिया में जो सबसे पहला जो एक्ट बना था वो बना था इनकम टैक्स एक्ट 1860, पहले लिख लीजिए। फिर बेटा उसमें चेंजेस हुआ, दूसरा बना बेटा 1886। उसके बाद बेटा वो कमेंट भी बच्चों के आ रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा डिले हो जा रहा है। चलिए अब मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। इनकम टैक्स एक्ट 1918 और उसके बाद बना बेटा इनकम टैक्स एक्ट 1922। ठीक, ठीक, तो ये मेजर चेंजेस बेटा 5 टाइम हुए थे। उसके बाद फाइनली हमारा आया इनकम टैक्स एक्ट 1961 और तब से लेके अब तक बेटा चल रहा है। तो ये दो चीजें हैं, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया, सुनते जाइएगा, फर्स्ट टाइम इन इंडिया इनकम टैक्स इज नहीं होगा, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जेम्स विल्सन in the year 1860, 1860 में। तो बेटा पहली बार इनकम टैक्स 1860 में इंडिया में आया। लेके कौन आया, नाम क्या था उस महाशय का, सर जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इन 1860, 1860 में, 1860 में। ठीक, ओके। तो सर जेम्स विल्सन ने 1860 में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, ओके। क्यों, कोई पर्पस तो रहा होगा। यस बेटा, टू मीट आउट द expenditure of मिलिट्री के एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए पहली बार बेटा इनकम टैक्स को लगाया गया इंडिया में। ठीक है, ठीक। तो पहली बार इंडिया में जो इनकम टैक्स लगाया गया था वो लगाया गया था बेटा 1860 में। लगाने वाले बंदे का नाम था सर जेम्स विल्सन और लगाने का पर्पस था उनका बेटा मिलिट्री के एक्सपेंस को मीट आउट करने के लिए। ठीक, अब आपको बार बार माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि व्हाट इज
इनकम टैक्स या व्हाट इज टैक्स, तो ये बातें करेंगे, लेकिन सारी बातें एक दिन में नहीं करेंगे, ठीक। तो हमें आज बेटा 3 बातें कवर करनी थी। कौन कौन सी बातें? 3 बातें, फॉर्मेशन ऑफ लॉ, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स और मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। मैंने 2 बातें कंप्लीट कर ली बेटा। मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स कल करेंगे, नहीं तो ये क्लास बेटा 1.5 घंटे की हो जाएगी, और ये क्लास आपको पसंद आई होगी, आई हो, ठीक। उसके बाद बेटा इनकम टैक्स एक्ट आया 1961, और तब से लेके अब तक वही एक्ट चला आ रहा है, उसमें हर साल क्या हो जाते हैं? अमेंडमेंट हो जाते हैं, ठीक। तो जब भी इस एक्ट में अमेंडमेंट हो जाता है तो उसके आगे लिख दिया जाता है इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट दिस ईयर, ऐसे चलता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई उम्मीद के साथ। थैंक यू।